माइक ऑन है, इससे चेंज करिए। ठीक। गुड आफ्टरनून एवरीवन। Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Mute yourself and use the chat box to answer my question. Okay. So you know how to use the chat box. So use the chat box to answer my questions, and we'll be dealing with basic disorders of immune system. जहाँ कुछ भी ना समझ में आए तो वहाँ बताइएगा, ठीक है? ओके, तो ओके मैम। पहला है व्हाट इज इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी आजकल तो कोरोना चल रहा है तो इम्यूनिटी के बारे में इतना बोला जाता है, यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट। तो इट इज बॉडीज इंटरनल इन्वायरमेंट अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। वो कुछ भी हो सकते हैं, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, ट्यूमर हो, उन सबको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता है। ये क्या करती है इम्यूनिटी? हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस एक नॉर्मल वर्ड है जो ये बताता है आपको कि आपकी बॉडी जो है उसमें जो भी हीमोस्टेसिस एक वर्ड होता है कि बुरी चीज और अच्छी चीज सबका बैलेंस कैसे बन रहा है, उसको हीमोस्टेसिस कहते हैं, ठीक है? तो मेंटेन करती है हीमोस्टेसिस डैमेज सेल्स को ब्लड सर्कुलेशन से हटाने में इम्यूनिटी। दूसरा, इम्यूनिटी क्या करती है? सेल्फ और नॉन सेल्फ को आइडेंटिफाई करती है कि ये अपनी बॉडी का सेल है या फिर ये बाहर का है। और वो ये भी बताती है कि कोई अगर सेल में ओवर ग्रोथ हो रही है, ट्यूमर बन रहा है, तो उसको भी रोकने की कोशिश करती है। तो बेसिकली इम्यूनिटी आपको बहुत सारे प्रोटेक्टिव वो दिखाती है। नाउ इम्यूनिटी, जब भी इम्यून सिस्टम के बारे में पढ़ोगे तो तीन टर्म्स तुम्हारे पास आएंगी जो तुम बार बार सुनोगे। एक है इम्यूनो कॉम्पिटेंस, इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजी। जब हम इम्यून सिस्टम की पढ़ाई करते हैं उसको हम इम्यूनोलॉजी कहते हैं। इम्यूनिटी क्या है? ये क्वालिटी आपकी कितनी है और आप कितने इनससेप्टेबल हो और या अनएफेक्टेड हो डिजीज से, उसको आपकी इम्यूनिटी कहते हैं। अच्छी इम्यूनिटी मतलब कि आपको इन्फेक्शन कम होंगे, खराब इम्यूनिटी मतलब कि आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होंगे। व्हाट इज इम्यूनो कॉम्पिटेंस? इम्यूनो कॉम्पिटेंस ये है कि जब आपके अगेंस्ट कोई फॉरेन बॉडी आएगी, चाहे वो वायरस हो, बैक्टीरिया हो, अगर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहा है, उसको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो दैट मीन्स यू आर इम्यूनो कॉम्पिटेंट। ठीक। अब इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सेस क्या होते हैं? नॉर्मली तो प्रोटेक्ट कर लेना चाहिए, अब हम नहीं प्रोटेक्ट कर पा रहे हैं या फिर हम हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट काम कर रही है, उसको हम इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कहेंगे। तो उसमें क्या होता है? एलर्जी होता है, ठीक है? एलर्जी आप में से कितने लोगों को एलर्जी, कुछ लोगों को एलर्जी हुई होगी ना? यस मैम। Yes, ma'am. तो आप लोगों को एलर्जी है ना, तो ऐसे ही हाइपर एक्टिव एलर्जिक रिस्पॉन्सेस जो होते हैं उसको हम, वो भी आपकी इम्यूनिटी का इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होता है। अब अगर बॉडी अपने आप को नहीं प्रोटेक्ट कर पा रही है, उसका इम्यूनिटी अच्छे से नहीं चल रहा है, उसको इम्यूनो डिफिशिएंसी कहते हैं। ये इम्यूनो डिफिशिएंसी या तो आपकी इनहेरिटेड हो सकती है, कई लोगों में जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें इम्यूनो डिफिशिएंसी होती है, या फिर अक्वायर्ड हो सकती है जिसमें कि इन्फेक्शंस होते हैं, जिसमें आपने HIV एड्स का नाम सुना होगा, दैट इज अक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये इसका फुल फॉर्म है, एड्स। फिर अगर बॉडी अपने सेल और पराई चीज को नहीं रिकॉग्नाइज कर पाती है, उसमें कंफ्यूज कर जाती है, तो वो अपने सेल को ही मारने लगती है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो मतलब कि अपने इम्यून डिसऑर्डर्स, अपने इम्यून के डिसऑर्डर्स जो अपने ही सेल को मार रहे हैं, दैट इज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। इसका एक एग्जांपल है सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में SLE कहते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे इम्यून सिस्टम अपने और पराये को नहीं पहचान पाते हैं, तो हमारे ही सेल्स जो है वो हमारे जॉइंट्स को, हमारी किडनी को, हमारी स्किन को नुकसान करने लगते हैं, तो मरीज का किडनी फेलियर होने लगता है या उसको जॉइंट पेन होने लगता है, इस तरीके की कंप्लेंट्स लेकर वो प्रेजेंट करता है। फिर अब
अटैक्स ऑन बेनिफिशियल फॉरेन टिश्यू। अब पेशेंट्स को आपने सुना होगा कि रीनल फेलियर हो जाता है ना? क्या हुआ, सुनाई दे रहा होगा ना? हाँ, तो पेशेंट्स को रीनल फेलियर वगैरह कुछ हो जाता है, तो उसमें क्या होता है कि आप पेशेंट को एक फॉरेन किडनी लगा देते हैं ताकि उसकी लाइफ जो है वो सस्टेन हो जाए। अब वो फॉरेन किडनी जो है वो आप एक तरह से उस पेशेंट की एंटीबॉडीज मैच करके लगाते हो ना, उसके बावजूद भी मरीज की जो खुद की बॉडी है वो उसको मारने लगती है। दैट इज नोन एज ऑर्गन ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। ठीक है, ये बेनिफिशियल फॉरेन टिश्यू है उसको भी डिस्ट्रॉय कर रही है हमारी इम्यूनिटी। अब इम्यूनिटी दो तरह की होती है, एक इनेट होती है, एक एडेप्टिव होती है। इनेट मतलब कि जो हमें खुद से आती है, जैसे एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसको अपने आप से खुद से अपने हाथ पैर हिलाना आता है, पर अडेप्टिव हम उसको सिखाते चलना है। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी जो पहले से हमारे पास है, और अडेप्टिव इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी एक दूसरे को सिखाती है। ठीक है, हार्मोन शब्द जो होता है वो उसका मतलब होता है लोकल केमिकल। ठीक है, क्या मतलब है हार्मोन शब्द का? लोकल केमिकल। ठीक है, तो हार्मोन शब्द से ही डिराइव है ह्यूमोरल इम्यूनिटी, मतलब कि वो केमिकल बेस्ड इम्यूनिटी है, मतलब कि वो एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी है। और एंटीबॉडी क्या कौन बनाते हैं? प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स। ठीक, तो एक आपकी हो गई ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो कि केमिकल या एंटीबॉडी बेस्ड इम्यूनिटी है, जिसके मेन सेल्स जो हैं वो प्लाज्मा सेल्स और बी सेल्स हैं। ठीक, दूसरी इम्यूनिटी होती है जिसको हम कहते हैं साइटोटॉक्सिक या फिर सेल्यूलर इम्यूनिटी। उसमें सेल्स जो होते हैं वो डायरेक्टली अटैक करते हैं, जिसमें आपके आते हैं नेचुरल किलर सेल और टी सेल। कौन से सेल्स आते हैं? नेचुरल किलर सेल और टी सेल। ठीक है, इनेट इम्यूनिटी, एडेप्टिव इम्यूनिटी के जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं वो होता है थाइमस, स्प्लीन, बोन मैरो, ब्लड और लिम्फ नोड्स। ठीक है, और ये एंटीबॉडीज बनाती है जब आपका इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन शुरू होता है। अब दीज आर द, ये फोटो में दिखा रहे हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स जो कि इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होते हैं। तो टॉन्सिल हो गए आपके माउथ के अंदर, फिर नंबर ऑफ लिम्फ नोड्स हो गई। ठीक, सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन क्या है? स्प्लीन। प्रेजेंटेशन पे क्लिक ना करें प्लीज, प्रेजेंटेशन पे क्लिक नहीं करिए। आप जब प्रेजेंटेशन पे क्लिक कर रहे हैं तो आपका प्रेजेंटेशन शो हो जा रहा है और यहाँ वाला बंद हो जा रहा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्यून सिस्टम ऑर्गन है। अब देखिए दीपिका, प्लीज आप लोग प्रेजेंटेशन पे क्लिक नहीं करिए। आप प्रेजेंटेशन वर्ड पे क्लिक करते हो तो मेरी प्रेजेंटेशन बंद हो जाती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा इम्यून ऑर्गन हो गया स्प्लीन। तो हमने कौन से पढ़े थे? टॉन्सिल, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। एक और बहुत इंपॉर्टेंट इम्यून ऑर्गन होता है इम्यून सिस्टम का, दैट इज थाइमस। थाइमस कहाँ होता है? दोनों लंग्स और के बीच में, हार्ट के जस्ट ऊपर होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं 5 साल तक के बच्चों में ये बहुत बड़ा ऑर्गन होता है। फिर धीरे धीरे जब हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, हम जैसे अडल्ट हो गए तो हमारा थाइमस रिप्लेस होकर छोटा हो जाता है। ठीक है, बाकी लिम्फ नोड्स तो है ही है। फिर ये आपके इंटेस्टाइन में भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं पेयर्स पैचेस में। अब कैसे आपके बी और टी सेल बनते हैं ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बोन मैरो है, बोन मैरो में स्टेम सेल से प्री बी और प्री टी दोनों सेल बने। ठीक, प्री बी सेल सीधे ब्लड में आ जाते हैं। ये क्या करते हैं? बी सेल प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और एंटीबॉडीज बनाते हैं। ठीक है, और लिम्फ नोड में आकर बैठ जाते हैं। ठीक है, जो टी सेल्स होते हैं वो आपको ऑर्गन बताया था ना, थाइमस, थाइमस में जाते हैं। यहाँ पर इनको कंडीशन किया जाता है, इनको सिखाया जाता है कि ये हमारी बॉडी का सेल है, ये दूसरी बॉडी का सेल, ये हमारी बॉडी का सेल है। तो उनको याद कराया जाता है एक तरीके से, एक मैकेनिज्म से, कि दिस इज सेल्फ एंटीजन, ये हमारी बॉडी के एंटीजन है। तो यहाँ पे जो प्री टी सेल्स है ये
आपके मेच्योर हो जाते हैं और फिर ये लिम्फ नोड में जाते हैं। तो टी सेल्स वाया थाइमस आते हैं और बी सेल्स सीधे ब्लड स्ट्रीम में मेच्योर होकर आ जाते हैं। ठीक है, फिर और आपकी कौन कौन से इम्यूनिटी के पार्ट्स होते हैं? मैक्रोफेजेस होते हैं। मैक्रोफेजेस जो होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, जब भी कोई बैक्टीरिया आता है उसको खा लेता है, फिर उसके जो एंटीजेंस होते हैं वो अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर देते हैं। जब उनके एंटीजेंस अपने सरफेस पे एक्सप्रेस कर देते हैं तो उसको ले जाकर वो बी सेल और टी सेल को रिकॉग्नाइज कर देते हैं ताकि बी और टी सेल उसके अगेंस्ट काम कर सके। फिर एक होता है लिम्फोकाइन। लिम्फोकाइन क्या होता है? ये मैक्रोफेजेस टी सेल्स जो हैं, ये जैसे ही कोई बैक्टीरिया आता है वो उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करके लिम्फोकाइंस छोड़ते हैं ताकि मैक्रोफेज वहां पर फटाफट आ जाए, उनको एंगेज कर ले और बी सेल्स को एक्टिवेट कर दे ताकि वो एंटीबॉडीज सिक्रीट कर सके। अब एंटीजन क्या होता है? एंटीजन एक फॉरेन, एंटीजन बेसिकली एक प्रोटीन होता है जो हर सेल के पास होता है। हर सेल के पास होता है। वो अपनी बॉडी का एंटीजन हो सकता है, सेल्फ एंटीजन, बैक्टीरियल एंटीजन, वायरल एंटीजन। आप पढ़ते हैं ना, इस समय पढ़ रहे होंगे कोविड की एंटीजन बेस्ड किट्स हैं, एंटीबॉडी बेस्ड किट्स हैं। एंटीबॉडी जो हमारी बॉडी बना रही है उसके अगेंस्ट। ठीक है, अब 4 आर होते हैं इम्यून रिस्पॉन्स के। सबसे पहले रिकॉग्नाइज, पहचानता है। दूसरा रिस्पॉन्ड, उसके अगेंस्ट एक्शन करता है। तीसरा रिमेंबर, याद रखता है कि ये जो है ये बैक्टीरिया है या ये खतरनाक है, इसको मुझे मारना है, या ये मेरी बॉडी का सेल है, इसको नहीं मारना है। रेगुलेट, अगर इम्यून सिस्टम अनरेगुलेटेड बहुत फ्लरिश करता रहे तो हमारी बॉडी को ही खराब कर देगा, जैसे ऑटोइम्यून डिजीजेस में होता है। तो रेगुलेट। तो रिकॉग्नाइज मैंने आपको क्या बताया था, टी सेल आते हैं वो रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है, और मैक्रोफेज वो लिम्फोकाइन सिक्रीट करके मैक्रोफेज एक्टिवेट करेंगे। फिर मैक्रोफेज जो है वो बी सेल्स को बुलाएगा, बी सेल्स एंटीबॉडी सिक्रीट करेंगे, टी और बी सेल्स मिलके उसको बैक्टीरिया या वायरस जो भी है उसको मार देंगे। फिर रिमेंबर, कुछ एंटीबॉडीज ऐसी बन जाएंगी जो कि लाइफ टाइम हमारी सर्कुलेशन में बनती रहेंगी, तो वो बैक्टीरिया वायरस जब दोबारा आएगा तो हमारी बॉडी को इफेक्ट नहीं कर पाएगा। या फिर कुछ होंगे जो उनको याद कर लेंगे, अगर वो दोबारा आएंगे तो उनके अगेंस्ट रिस्पॉन्स जो है वो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आ जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा लिम्फोकाइन समझ नहीं आया, यू आर प्रेजेंटिंग टू एवरीवन, ओके। रेगुलेट, हम जब उसको रेगुलेट कर रहे हैं उसको, अब जब रिस्पॉन्स आ गया तो हमारा वो हो गया। अब लिम्फोकाइन क्या होता है ये आपको भी नेक्स्ट स्लाइड में मैं समझाती हूँ। देखिए पहले रिकॉग्नाइज सेल्फ फ्रॉम नॉन सेल्फ, ये जैसे ये सेल्फ है, ये नॉन सेल्फ है, ये मिरर इमेज है, तो ये मैं हूं और ये मैं नहीं हूं, ये बॉडी को उसको रिकॉग्नाइज करना है। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर क्या होता है, जब बॉडी सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफरेंस जो है वो भूल जाती है, उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। और वो एंड द इम्यून सिस्टम अटैक्स द बॉडीज ओन सेल्स एज इफ दे वर फॉरेन एंटीजन, अपने ही सेल को फॉरेन समझ के अगर मारने लगती है तो उसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं। नॉन सेल्फ इन्वेडर्स के अगेंस्ट रिस्पॉन्ड करना है, तो जैसे ये आपका वायरस है, ये कैंसर सेल है, ठीक है, ये बैक्टीरिया, ये जो कैंसर सेल है, देख रहे हो मैक्रोफेज आकर उसको चपेट लिया, उसको रोकने की कोशिश करी, ठीक है, दैट इज नॉन सेल्फ इन्वेडर्स को। अब यहाँ पे मैं इनको कहीं समझाऊंगी, देखो दिस बैक्टीरिया, ठीक है, ये बैक्टीरिया आया, ये मैक्रोफेज आ गया, ठीक है, मैक्रोफेज को किसने बुलाया, टी सेल ने। टी सेल कैसे बुलाया, इसने लिम्फोकाइन या साइटोकाइन, एक साइटोकाइन होती है केमिकल सब्सटेंस, जब वो लिम्फोइड सेल्स को अट्रैक्ट करती है उसको लिम्फोकाइन करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये टी सेल, टी हेल्पर 1 सेल ब्लड सर्कुलेशन में घूम रहा था, उसने क्या किया, लिम्फोकाइन या साइटोकाइन रिलीज किया, उसकी वजह से मैक्रोफेज आ गया। मैक्रोफेज ने इस बैक्टीरिया को खा लिया, जब इसने खा लिया तो आप देख रहे हो इसकी ये जो एंटीजेंस हैं, 4 एंटीजेंस, इसको इसने एक्सप्रेस कर दिया, अपने सरफेस पे ले आया। अब जब ये अपने सरफेस पे ले आया तो उसने टी हेल्पर सेल को एक्टिवेट कर दिया। हेल्पर टी सेल जाकर
बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा, ठीक है। ये बी सेल है, इसको भी एक्टिवेट कर दिया, ठीक है, एक्टिवेटेड बी सेल बना दिया। अब इस एक्टिवेटेड बी सेल ने इस एंटीजन के अगेंस्ट जो है एक एंटीबॉडी रिलीज कर दी। अब ये एंटीबॉडी खूब सारी ब्लड में घूम रही है। ये एंटीबॉडी क्या कर रही है, देखिए इस बैक्टीरिया को इसने पकड़ लिया और अब इस बैक्टीरिया को ये डिस्ट्रॉय कर देगी, ठीक है। और एक इसने साइटोटॉक्सिक टी सेल बना दिया। वो क्या करेंगे कि इस एंटीबॉडीज को सबको दे हैव इनगल्फ अपने अंदर एंड दे विल ईट इट अप। So that is how these antigens have been, bacterial antigens or viral antigens are being destroyed by the body, either by T cells by forming cytotoxic T cells or by B cells forming antibodies. ठीक, तो ये सेलुलर इम्यूनिटी होगी, एंटीबॉडी को इंडल्फ करके सेल ने अपने अंदर खा के मार दिया। ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी होगी, केमिकल बेस्ड। इसमें एंटीबॉडी रिलीज हो रही है और उस एंटीबॉडी ने उस एंटीजन से मिलकर उसको न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक। अब रिमेंबर द इन्वेडर, हमारी इम्यूनिटी के पास एक बहुत अच्छी बात है कि वो उस इन्वेडर को याद रखती है, ठीक है, दैट रिमेंबर्स द इन्वेडर, ताकि अगली बार जो रिस्पॉन्स हो वो क्विकर हो और जल्दी से हम ठीक हो सकें, ठीक। फिर रेगुलेट इट्स एक्शन, सेल्फ रेगुलेशन अलाउज कि कब हमें स्विच टर्न ऑन करना है, कब हमें स्विच टर्न ऑफ करना है। अगर बैक्टीरिया खत्म हो गया है तो इम्यून सिस्टम को टर्न ऑफ कर दीजिए। अगर आप नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारी बॉडी के अपने सेल्स जो है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी मैं आपको बता चुकी हूँ, बैक्टीरिया फॉरेन टिश्यू के अगेंस्ट होती है। ये सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज की वजह से होती है जो प्लाज्मा सेल्स में होती हैं। अब इसमें दो तरह की टाइप की होती है, एक्टिव ह्यूमोरल इम्यूनिटी और पैसिव ह्यूमोरल इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी जो बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बना सकती है, या तो आप में इन्फेक्शन हो गया हो तो हम वो एंटीबॉडी बना ले, या फिर हमारा वैक्सीनेशन होता है तब भी हम वो एंटीबॉडीज बना लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है, अब इन्फेक्शन हो गया, ठीक, एंटीबॉडीज है नहीं, मरीज बहुत कमजोर है, तो हम क्या करेंगे, किसी और से बनी हुई वो एंटीबॉडीज लेकर उसको डाल देंगे। जैसे कि आप आजकल पढ़ रहे होंगे कि कोविड में लोगों को प्लाज्मा थेरेपी दे रहे हैं। तो प्लाज्मा थेरेपी क्या है, जो मरीज जो है जिसको कोरोना वायरस से वो ठीक हो गया है उसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज है, तो उसकी बॉडी से प्लाज्मा निकालकर जिसमें एंटीबॉडीज है कोविड के अगेंस्ट, वो एक जो मरीज जिस अभी इन्फेक्टेड है और वो सीरियस हो रहा है उसके अंदर चढ़ा देंगे, तो उस मरीज को एंटीबॉडीज प्री फॉर्म्ड मिल जाएंगी, तो जो वायरस को वो एंटीबॉडीज डिस्ट्रॉय कर देंगी। सेल्यूलर इम्यूनिटी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या होता है, इम्यूनिटी अगेंस्ट पैथोजन दैट सर्वाइव इनसाइड द सेल्स, उनके अगेंस्ट है पैथोजेंस के जो सेल के अंदर रहते हैं, तो उनको सेल के अंदर ही मारना पड़ेगा। जैसे फंगल इन्फेक्शन से, ट्रांसप्लांट टिश्यू के रिजेक्शन में, कॉन्टैक्ट हाइपर सेंसिटिविटी, ट्यूमर इम्यूनिटी में और ऑटोइम्यून डिजीजेस में सेल्यूलर इम्यूनिटी आती है। ये किससे होती है, सेल्यूलर इम्यूनिटी किस सेल से होती है, टी सेल या बी सेल से? टी सेल्स। टी सेल्स, वेरी गुड। टी सेल्स। अब एक कॉम्प्लीमेंट सिस्टम होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करता है, ये एक अलग से केमिकल सिस्टम का पार्ट होता है जो कि आपके बैक्टीरिया होते हैं, इनके सेल मेम्ब्रेन में छेद कर देता है, ठीक है। जब छेद कर देगा तो बाहर के सारे केमिकल्स उसके अंदर आ जाएंगे, वो डिस्ट्रॉय होते हैं। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कैन डिस्ट्रॉय द सेल मेम्ब्रेन ऑफ मेनी बैक्टीरियल स्पीशीज एंड दिस अट्रैक्ट्स फेगोसाइट्स इन दैट एरिया, ठीक है। जेनेटिक कंट्रोल, इम्यूनिटी मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये हमारे जीन से रेगुलेटेड है। अगर जेनेटिकली आपके पास इम्यून सिस्टम डिसरेगुलेटेड है तो आपकी वैसे भी वो होगी, ठीक है। अब नॉर्मली इम्यून सिस्टम जो है, अगर हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाना है तो हम क्या करेंगे, हम आजकल तो बहुत बताया जा रहा है, एक्चुअली हम एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं उनको हम ज्यादा लेंगे, हम प्रोटीन कंटेंट अपना ज्यादा बढ़ाएंगे, हमें एक्सरसाइज और स्लीप पैटर्न जो है वो बढ़ाना पड़ेगा, और दूसरा हमें स्ट्रेस कम करना पड़ेगा। किसी भी तरह का फिजिकल मेंटल स्ट्रेस जो होता है दैट इफेक्ट्स योर इम्यून सिस्टम, ठीक है। एजिंग, जब लोग बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो उनमें देयर इज डिक्लाइन ऑफ द इम्यून सिस्टम।
इसीलिए आपको बूढ़े लोगों में ट्यूमर ज्यादा मिलते हैं, इन्फेक्शन ज्यादा मिलते हैं, और इसीलिए आजकल कहा जा रहा है कि द ओल्डर जनरेशन पीपल आर मोर सेंसिटिव टू दिस इन्फेक्शन। इम्यूनाइजेशन क्या होता है? इम्यूनाइजेशन होता है जब हम किसी भी डिजीज प्रोड्यूसिंग पैथोजन जो कि एंटीबॉडी दे रहा है, हम उसको थोड़ी सी डोज में एक कंट्रोल्ड एक्सपोजर करते रहे मंथ से, हमारी बॉडी बना लेगी। इम्यूनोथेरेपी क्या होती है? जब हम प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी किसी भी बीमार मरीज को देते हैं, उसको हम इम्यूनोथेरेपी कहते हैं। इसके अगेंस्ट आपका सिवियर इम्यून रिएक्शन एनाफाइलैक्सिस हो सकता है। अब ऑल्टर डिसऑर्डर्स ऑफ इम्यून सिस्टम, ठीक है, क्या क्या होते हैं? हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी क्या है कहते हैं? जब किसी भी बाहरी चीज के अगेंस्ट हम जो हैं वो हाइपर सेंसिटिव हो, मतलब कि हमारी बॉडी ज्यादा रिएक्ट कर जाए। अब जैसे कुछ लोग होते हैं उनको डस्ट से कुछ नहीं होता है, झाड़ू वाड़ू सब कर लेते हैं। कुछ लोग होते हैं जहां डस्ट चलने लगी वहीं छींकना शुरू, कुछ लोगों को सांस आने नहीं लगती है, कुछ लोगों को बिल्कुल ही एस्मेटिक अटैक पड़ जाता है। तो ये सब क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर हुआ अस्थमा, और आप क्या है? हाइपर सेंसिटिव है, तो ये हाइपर सेंसिटिविटी के अंडर आएगा। अब ये क्यों होते हैं? ये होते हैं उन लोगों में जिनमें IgE जो एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो 4 प्रकार के होते हैं, IgG, IgM, IgA एंड IgE। तो IgE का जिनमें प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है उनमें हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर ज्यादा होते हैं। और हाइपर सेंसिटिविटी डिसऑर्डर आपको कैसे हो सकता है? या तो आप सांस ले लें, खा लें, या आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए, या फिर छूने से भी हो जाता है। क्या क्या होते हैं इसके सिम्टम्स? खुजली होना, छींके आना, उल्टी जैसा लगना, सूज जाना, स्किन में चकत्ते पड़ जाना, स्किन रैश, डायरिया भी हो सकता है। फिर आपको सांस नहीं आ रही होगी। डायग्नोसिस में क्या होता है? आप हिस्ट्री लोगे, भाई जैसे ही सीजन बदलता है वैसी तबियत खराब हो जाती है, या कोई ये चीज खाते तब तबियत खराब हो जाती है। फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको लाल लाल चकत्ते दिखाई देंगे, या देखेंगे मरीज सांस नहीं ले पा रहा है, या कहीं सूजन दिख रही है। आप इसकी लैबोरेटरी स्टडीज में जब आप सीरम IgE करोगे तो बढ़ा हुआ होगा, ब्लड पिक्चर में इओसिनोफिल काउंट बढ़ी हुई होगी, ठीक है। और आप इसमें ट्रीटमेंट कैसे करते हो? ड्रग्स देते हो एंटीहिस्टामिनिक, और आप मरीज को काउंसिल करते हो कि आप एलर्जन को अवॉइड करें। और जब बहुत सीरियस कंडीशन हो जाती है तो इम्यूनोथेरेपी या प्लाज्मा थेरेसिस करते हैं, ठीक। हाइपर सेंसिटिविटी का एक बहुत ही एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स होता है जिसको कहते हैं एनाफाइलैक्सिस। ये एक फेटल कंडीशन होती है अगर आपने तुरंत ट्रीट नहीं करी, क्योंकि इसमें इतना एक्सेसिव हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन हो रहा होता है कि मरीज के जो लंग्स हैं उसकी पूरी म्यूकोसा जो है वो इन्फ्लेम कर जाती है विद इन फ्रैक्शन ऑफ मिनट्स, मतलब कि फ्रैक्शन ऑफ आवर्स, 15 से 20 मिनट में पूरा लंग पूरा स्वोलन कर जाता है और आपका ट्रैकिया जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। तो अगर आप पेशेंट को उस समय नहीं डील करेंगे, उसका एयरवे नहीं स्टैब्लिश करेंगे, तो ही विल डाई ऑफ एनाफाइलैक्सिस। ये किस वजह से हो जाता है? कुछ ड्रग्स होती है पेनिसिलिन, इसीलिए जब आप क्लिनिक्स में जाओगे तो कई सारी एंटीबायोटिक होंगी जिनको देने से पहले आपको कहा जाएगा कि मरीज के हाथ पे एक पहले छोटा सा उस एंटीबायोटिक की डोज दीजिए। तो जब आप वो डोज देंगे और अगर मरीज को 20 से 25 मिनट में उस डोज के अगेंस्ट कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आप वो एंटीबायोटिक उसे लगा सकते हैं। अगर वो छोटी सी डोज देने के बाद आपको मरीज के हाथ में एक बड़ा सा रैश दिखाई देता है तो इसका मतलब मरीज उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट सेंसिटिव है, क्योंकि आपने बहुत ही 0.1 ml या 0.2 ml डोज दी होगी तो उसको डेडली कोई रिएक्शन नहीं होगा, तो आप मरीज की जान बचा पाएंगे। तो ऐसी एक ड्रग जो कि सेफ है, जो हम एंटी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में यूज करते हैं, वो पेनिसिलिन ग्रुप है। पर पेनिसिलिन ग्रुप से एनाफाइलैक्सिस या रिएक्शन होने के बहुत देखे गए हैं, तो पेनिसिलिन हमेशा हाइपर सेंसिटिविटी टेस्ट करके दी जाती है। फिर जब हम CTVT कराते हैं तो कंट्रास्ट डाइज दी जाती है, उनसे भी कई लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। कई लोग होते हैं जिनको मधुमक्खी काट जाती है तो कई लोगों से छोटा सा लाल पड़ता है, कुछ लोगों को एकदम बिल्कुल दे आर अनेबल टू ब्रीथ, तो इंसेक्ट स्टिंग्स की वजह से हो सकता है।
और खाने की, कई लोग इतने एलर्जिक होते हैं, सी फूड एलर्जी होती है, कई लोग मूंगफली को एलर्जी होते हैं, जिनको एनाफिलैक्टिक रिएक्शन हो जाता है। क्या होता है उसमें, ऐसा लगता है कि हम मर जाएंगे, बहुत ज्यादा खुजली, एकदम से पूरा शरीर लाल पड़ जाना, नीला पड़ जाना या पीला पड़ जाना, कंजेशन हो रही है, खूब छींकें आ रही हैं। इंपॉर्टेंट है, टंग और लैरिंग्स में एडिमा हो जाता है, तो मरीज जब सांस लेता है तो घर 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 की आवाज आती है, ठीक है। फिर एकदम से पेशेंट कोलैप्स कर जाता है, टैकीकार्डिया, हाइपोटेंशन हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आप सबसे पहले मरीज को आईवी एक्सेस दोगे, ऑक्सीजन एयरवे एस्टैब्लिश करोगे, एपिनेफ्रिन और अमीनोफाइलिन ड्रग्स देते हैं और मरीज को सिखाते हैं कि जिससे एलर्जी हुई है वो आपको दोबारा नहीं करनी है। और आइडियली इन मरीजों को एक हैंड बैंड पहनना चाहिए कि कभी भी अगर इनको कोई इमरजेंसी सिचुएशन हो जाती है और ये किसी भी इमरजेंसी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पे उनको ये तो पता चले कि ये इस चीज से एलर्जिक है, ठीक। अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो होती है लेटेक्स, हमारे ग्लव्स के अगेंस्ट। ये जो हमें मेडिकल पर्सन से हमें पता होनी चाहिए, ग्लव्स के अगेंस्ट। ग्लव्स में दो तरह की एलर्जी होती है, एक टाइप 4, एक टाइप 1। टाइप 4 हमें होती है क्योंकि हम जो ग्लव्स पहनते हैं उनके अंदर एक पाउडर लगा होता है लेटेक्स ग्लव्स के अंदर, ताकि वो हाथ चिपचिपे ना हो। तो उससे जो हमारे हाथों में, मतलब हेल्थ केयर वर्कर्स के हाथों में होती है, वो टाइप 4 एलर्जी होती है। इसमें क्या होता है कि खाल सूख जाती, क्रैक होने लगती, खुजली बिजली होती है। एक होती है जो मरीज को होती है, जो कि रबर लेटेक्स ग्लव्स हैं। जब हम मरीज को तो रबर की तरफ से छू रहे हैं ना, कोई पाउडर नहीं लगा हुआ है, उसको टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसमें अट्रिकेरिया हो जाता है, जिसमें मरीज एकदम से हाथ उसके लाल वाल पड़ने लगते हैं, तो वो होती है टाइप 1 एलर्जिक रिएक्शन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हमको होती है तो सूखापन, खुजली, फिशर, क्रैक ऐसे होने लगते हैं, कभी कभी एडिमा, क्रस्टिंग होती है। मरीज को क्या होता है, अट्रिकेरिया। अट्रिकेरिया लाल लाल चकत्ते पड़ना, मरीज को पता चला जुकाम हो गया, आंखों में वो हो गया, एस्मा से एनाफिलैक्टिक शॉक तक हो सकता है। तो आपको ये चीज देखनी पड़ेगी कि मरीज को हाइपरसेंसिटिविटी हो रही है। अगर आपको हो रही है तो आप पाउडर फ्री ग्लव्स यूज करिए, और अगर मरीज को हो रही है तो नॉन लेटेक्स ग्लव्स यूज करिए, ठीक है। और लेटेक्स एलर्जी के साइंस और सिम्टम्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। फिर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, हम मरीज को ब्लड, तो कभी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए तो मरीज को ब्लड तो चढ़ाना पड़ता है ना। पर ब्लड चढ़ाना जो है वो इज लाइफ सेविंग ऑल्सो एंड इट इज लाइफ थ्रेटनिंग ऑल्सो। तो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट जो आपका ब्लड हो वो मैच्ड हो। अगर आप मिसमैच ब्लड चढ़ा दोगे तो मरीज को 3 तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ठीक है। मिसमैच का मतलब ये नहीं है कि ब्लड ग्रुप, मतलब कि ए को बी चढ़ा दिया, ए और ए पॉजिटिव को आपने बी पॉजिटिव चढ़ा दिया तो उसको सीवियर रिएक्शन होगा। पर एक्चुअली कुछ माइनर ग्रुप्स भी होते हैं जिसकी वजह से माइल्ड रिएक्शन, मरीज को थोड़ा सा बुखार आ गया, कपकपा रहा है, या उसको लाल लाल पड़ने लगा है, उसको लेटे लेटे सांस नहीं आ रही है, तो इसका मतलब आपने अगर खून चढ़ाया और उसके बाद ऐसी दिक्कत हो रही है तो उसको ब्लड रिएक्शन हो रहा है, तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। मॉडरेट क्या होता है, मरीज को एकदम तेज बुखार हो रहा है, वो बिल्कुल कांप रहा है, बिल्कुल लाल पड़ गया है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आवाज आ रही है जब वो सांस ले रहा है, जैसे ऐसे करके आवाज लग रहा है, जिसको व्हीजिंग कहते हैं, ये होता है मॉडरेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, मरीज को तुरंत आईसीयू शिफ्ट करना है और आपको ब्लड जो है वो रोक देना है। तीनों कंडीशन में आपको ब्लड जो है वो रोक देना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सिवियर रिएक्शन क्या होता है, जब आपको तेज बुखार हो और एकदम मरीज बहुत बुरी तरीके से कांप रहा हो, अट्रिकेरिया, लाल लाल चकत्ते भी पूरी बॉडी में दिखाई दे, या फिर मरीज एकदम ही सांस ना ले पाए, उसको टांग, गला सब सूजने लगे, ठीक है। क्या करते हैं आप, इसमें दवाइयां कौन सी देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं ताकि तुरंत इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो स्टॉप कर दिया जाए। डायूरेटिक्स देते हैं, डायूरेटिक्स मतलब कि ब्लड जो है उससे वाटर निकले, एंटी हिस्टामिनिक्स, क्योंकि हिस्टामिन से ये सारे रिएक्शन हो रहे हैं, एंटी हिस्टामिनिक्स। ट्रांसफ्यूजन स्टॉप कर दीजिए, सलाइन दीजिए। सलाइन से क्या होगा, जो भी एंटीबॉडीज हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगी। खूब सारा सलाइन चढ़ाते हैं और यहाँ से डायूरेटिक चढ़ा देते हैं, तो आप एक तरफ से पानी से एक तरीके से बॉडी को वॉश कर रहे हैं, ठीक है। और फिजिशियन जो है
अगर बहुत जरूरी है तो वो उस ट्रांसफ्यूजन को कंटिन्यू कर सकता है, पर तेजी से नहीं, बहुत धीरे धीरे कंट्रोल करके। पर ये तभी होता है जब पेशेंट को माइल्ड रिएक्शन होता है। मॉडरेट टू सीवियर रिएक्शन में पहले ब्लड को चेक करते हैं, रिअफर्म करते हैं, अगर ब्लड गड़बड़ है तो उसको चेंज करते हैं, ठीक है। फिर सीवियर में आपको ब्लड को दोबारा भेजना पड़ता है लैब में टेस्टिंग के लिए, पेशेंट का यूरिन स्पेसिमेन भी जांचना होता है। डिलेड हाइपरसेंसिटिविटी क्या होती है? ये सब रिएक्शन तो तुरंत हो गए ना, माइल्ड मॉडरेट सीवियर तुरंत हो गए। मतलब आपने खून चढ़ाना शुरू किया, 15 मिनट बाद आपको अटेंडेंट ने बुलाया कि देखिए डॉक्टर साहब कुछ गड़बड़ है, मरीज को बुखार आ रहा है, वो कांप रहा है, इसको लाल से कत्ते पड़ रहे हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो 24 से आपने खून चढ़ा दिया, 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसको रिएक्शन होने लगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपको फाइब्रोसिस मिल सकती है और ट्रांसप्लांट रिजेक्शन आते हैं, ठीक है। ट्रांसप्लांट 4 तरीके होते हैं, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट और हेट्रोग्राफ्ट। ऑटो मतलब कि मेरे से मेरा निकाल दिया, जैसे लोगों को हेयर ट्रांसप्लांट किया जाता है तो उन्हीं के बॉडी के हेयर उनको लगा दिए जाते हैं, दैट इज ऑटोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट क्या होता है? आइडेंटिकल जेनेटिकली लिंक्ड ट्विन से जो लिया जाता है उसको आइसोग्राफ्ट कहते हैं। एलोग्राफ्ट किडनी ट्रांसप्लांट, मेरे से ब्लड रिलेटेड या नॉन रिलेटेड किसी भी इंसान की किडनी इंसान में लगाई गई, दैट इज स्पीशीज एक ही है, एलोग्राफ्ट। हेट्रोग्राफ्ट, अगर किसी नॉन रिलेटेड स्पीशीज मतलब कि किसी और स्पीशीज का, जैसे डायबिटीज में रिसर्च चल रही है, पैनक्रियाज आइलेट सेल्स जो हैं वो माउस के या फिर बबून के ह्यूमन में ट्रांसप्लांट कर दिए जा सकते हैं, उनको हेट्रोग्राफ्ट कहते हैं, ठीक है। जब ट्रांसप्लांट दिया जाता है तो मरीज को इम्यूनोसप्रेस कर दिया जाता है ताकि हमारी बॉडी उसको ना रिकॉग्नाइज करे और रिजेक्ट ना कर सके। इम्यूनो डेफिशिएंसी क्या होती है? जब इम्यून सिस्टम जो हमारा है वो नॉर्मली काम नहीं करता है, इनएडिक्वेट होता है, तो उसको हम इम्यूनो डेफिशिएंसी कहते हैं। ये कब हो सकती है? इसकी वजह से क्या हो सकता है? खूब इन्फेक्शन होंगे, क्रॉनिक इन्फेक्शन हो जाएंगे, छोटा सा इन्फेक्शन खूब तेज हो जाएगा, ठीक है, इन्फेक्शन ठीक ही नहीं हो रहा है। ये जेनेटिक हो सकती है कि आप में जेनेटिक डेफिशिएंसी है तो इम्यूनो डेफिशिएंट है। अक्वायर्ड हो सकती है, अक्वायर्ड आपके या तो बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन एड्स की वजह से हो सकती है, या फिर आपने कोई दवाइयां दे रखी हो, कीमोथेरेपी दे रखी हो, इम्यूनोसप्रेसेंट्स दे रखे हो, स्टेरॉइड्स दे रखे हो, उसकी वजह से भी इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। प्राइमरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स जो पहले से होते हैं वो फोगोसाइटिक डिफेक्ट्स, बी सेल टी सेल डेफिशिएंसी और कंबाइंड बी सेल टी सेल डेफिशिएंसी, ये सब जेनेटिकली एक्वायर्ड डिजीजेस हैं, ठीक है। सेकेंडरी कब होती है? जो आप कह रहे थे ना कि हम इम्यूनिटी कैसे बढ़ा सकते हैं, तो ड्रग इंड्यूस इम्यूनोसप्रेशन जिन लोगों को ले सकते हैं। स्ट्रेस, देखिए अगर आप स्ट्रेस में हैं तो आप इम्यूनो डेफिशिएंसी हो जाएगी। अगर आप माल न्यूट्रिशन है, अगर आप प्रोटीन डाइट आपकी कम है या फिर आपके विटामिन डेफिशिएंसी है तो भी आप इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे। जो कैंसर के पेशेंट्स हैं उनको कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी मिलती है, उससे इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय होता है। फिर अगर किसी की ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें उसका थाइमस, स्प्लीन और लिम्फ नोड्स निकाल दी गई हैं तो वो भी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे। फिर मैलिग्नेंसी जैसे हॉजकिंस डिजीज जो कि लिम्फोइड सेल्स की मैलिग्नेंसी है, उसमें भी इम्यूनो डेफिशिएंट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं जब इम्यून रिस्पांस अपनी बॉडी के ही टिश्यू के अगेंस्ट हो जाए तो उसको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं। ये कब होते हैं? जब बॉडी अपने सेल्फ प्रोटीन और फॉरेन प्रोटीन, अपने और पराये को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाती है। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है? गुलियन बार सिंड्रोम, पर्नीशियस एनीमिया, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्मेटिक। पर्नीशियस एनीमिया क्या होता है? ये एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें हमारी बॉडी के सेल हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसकी वजह से क्या होता है? विटामिन B12 जो है वो, विटामिन B12 का, हेलो क्या बोल रहे हैं? नहीं मैम यही बोल रहा था कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है या फिर होता है? विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो विटामिन B12 डेफिशिएंसी उसको मेगालोब्लास्टिक यानी पर्नीशियस तक कहते हैं जब ऑटो इम्यून से आईएम के वो सेल्स डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं जिससे विटामिन B12 अब्सॉर्ब होता है, ठीक है।
एक बुलियन बार सिंड्रोम होता है, उसमें क्या होता है, पेशेंट को बेल्ट लाइक सेंसेशन होती है और उसकी जो पैर होते हैं उनकी नर्व्स जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये भी एक वायरल इन्फेक्शन होता है, पर वो वायरस ये नहीं कॉज करता है। उस वायरस की वजह से थोड़ा सा यूआरटीआई होता है, पर बॉडी क्या होती है, उस वायरस की जगह हमारी नर्व्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज बनती है वो ऐसी बनती है कि हमारी नर्व्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ठीक है, कैसे ट्रीट करते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में या तो लो डोज कीमोथेरेपी देने लगते हैं ताकि थोड़ी सी इम्यून जो सिस्टम है वो थोड़ा सा सप्रेस्ड है, या लो डोज स्टेरॉइड देने लगते हैं पेशेंट को। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, एकदम से अक्यूट जैसे जीबी सिंड्रोम है, तो इसमें हम प्लाज्मा फेरेसिस करते हैं। उसमें क्या करते हैं, पेशेंट का ब्लड लेते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, उसको एक इक्विपमेंट के थ्रू लेके जाते हैं। उस इक्विपमेंट में क्या होता है, पेशेंट का प्लाज्मा फिल्टर कर दिया जाता है और उस प्लाज्मा से जितनी भी एंटीबॉडीज हैं वो हटा दी जाती है। तो ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, तो अब आप लोग अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।